हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। HPSSC इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आज ये लास्ट सेशन है, ये तीसरा पार्ट है। 40 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन हो गए थे और लगभग 40 क्वेश्चन आज भी करेंगे, तो हमारे 120 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। देखो, UPPCL TG2 का एग्ज़ाम अब तुम्हारे कदमों में है, यानी अब किसी भी वक्त इसका एडमिट कार्ड जारी हो सकता है, जो भी 5 दिन 6 दिन लग रहे हैं। ठीक है, शायद सूचना यही मिल रही है। तो अब लग जाओ अपने टाइमिंग को, पढ़ाई को बढ़ा दो। ठीक है, और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कराएं, चाहे वो ALM हो, चंडीगढ़ ALM हो, चाहे वो बार्क का हो, चाहे HPSSC का हो, या चाहे वो CISF का हो, ठीक है, सारे क्वेश्चन कराएं। तो सारे क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि किस टाइप के मार्केट में क्वेश्चन है और कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि हो सकता है कि इसी का क्वेश्चन कुछ तुमको देखने को मिले। और UPPCL TG2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कराई दिए हैं लगभग। ठीक है, 30 से 35 सेशन लिए हैं, 25 क्वेश्चन करके। इन समझ सकते हो कि लगभग तुम्हारे पास 750 क्वेश्चन तुम्हारे पास अब भी हैं। ठीक है, और लगभग 200-300 क्वेश्चन ही है, यानी 1000 क्वेश्चन तुम्हारे पास हैं और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो समझ सकते हो 1000 में से कितने चांसेस बनते हैं अधिक से अधिक फंसने का। सही है, तो अब सेशन पूरी तरीके से देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन लगाओगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो यही कॉन्फिडेंस तुम्हारे एग्जाम में भी दिखेगा। सही है, तो मेहनत करना है, हमारे साथ जुड़ जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार हो, और लाइक शेयर सेशन को कर देना। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन अ बॉर्ड लियोनार्ड सिस्टम द लोअर लिमिट स्पीड इम्पोज्ड बाई, यानी एक पार्ट लियोनार्ड विधि पता है हमको। पता है कि एक बेस स्पीड कंट्रोल जो होता है, बेस स्पीड से कम स्पीड हो सकता है या बेस स्पीड से ज़्यादा स्पीड हो सकता है। ठीक है, तो जब बेस स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करना पड़ता है तो हम फील्ड रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम? फील्ड रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। और जब ज़्यादा चाहिए होता है तो किसका प्रयोग करते हैं हम? आर्मेचर रेसिस्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमें उल्टा बोल दिए। आर्मेचर रेसिस्टर का प्रतिरोध रेसिस्टेंस वैल्यू का कब प्रयोग करते हैं? जब लो स्पीड चाहिए होता है, यानी बेस स्पीड से कम स्पीड चाहिए तो आर्मेचर से कंट्रोल करते हैं, और ज़्यादा स्पीड चाहिए होता है तो हम फील्ड से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है? लोअर पूछा है। तो लोअर के लिए सर हम हमेशा आर्मेचर रेसिस्टेंस के मान को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि सर होता है N जो होता है EB/5 होता है। ये फील्ड फ्लक्स है। EB मतलब V माइनस IA/RA। तो जब RA का मान बढ़ाते तो ओवरऑल सब वैल्यू बढ़ जाती है, और जब V में से कटाएंगे तो ओवरऑल वैल्यू N की क्या हो जाती है? घट जाती है। तो बिलो बेस स्पीड प्राप्त करने के लिए हम सजी आर्मेचर रेसिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। सही है, इसको याद रखना। चलो अगला देखते हैं। क्रॉस मैग्नेटाइजेशन यानी क्रॉस चुंबकन निम्न में से किस प्रभाव डालता है? तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहाँ पे प्रभाव डालता है? कम्यूटेशन पे, मेन फील्ड फ्लक्स को कम कर देता है, या टर्मिनल वोल्टेज को कर देता है, या बोथ B और C कर देता है। तो हमको पता है कि सर जी जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, जिसके कारण स्पार्किंग बहुत तगड़ी होती है। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण ही क्या होता है? हमारी स्पार्किंग होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि GNA और MNA एक ही एक्सिस पे हो, मगर क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजेशन के कारण MNA हमारे आगे बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हमारी कम्यूटेटर पे स्पार्किंग होने लगती है। तो सर क्या होगा? इससे कम्यूटेशन पे प्रभाव पड़ता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। ब्रश को हमेशा कहाँ प्लेस करना चाहिए? यानी बिना स्पार्किंग के दिग परिवर्तन प्राप्त करने के लिए ब्रशों को हमेशा कहाँ होना चाहिए? GNA पे, MNA पे, कहीं पे भी लगा दो या कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना, अगर तुमको कम से कम स्पार्किंग चाहिए तो हमेशा ब्रश को MNA पे रखना चाहिए। ठीक है, यानी मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। हमेशा ब्रश को अगर MNA पे रखोगे तो क्या होती है? स्पार्किंग नहीं होती। मगर लोड चेंज के कारण क्या होता है? कभी ऐसा प्रैक्टिकल रूप से पॉसिबल नहीं हो पाता। मगर चाहते हो स्पार्किंग को कम करना तो MNA पे रखना पड़ेगा, हालांकि रखा जाता है GNA पर ही है। चलो अगला क्वेश्चन है, थर्ड पिन ऑफ अ 3 पिन प्लग इन थिकर एंड लॉन्गर क्यों होता है? यानी 3 पिन प्लग का तीसरा पिन मोटा और लंबा किस लिए होता है? डिजाइन के पर्पज से, सुरक्षा बचाव उद्देश्य से, या फिर सभी पिन समान आकार के होंगे तो दिक्कत हो जाएगा पहचानने में, इसलिए। तो सर हमेशा इसका प्रयोग हम बचाव उद्देश्य से करते हैं। क्यों?
क्योंकि हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जो मोटा वाला प्लग होगा, अर्थिंग में। और अर्थिंग कभी किसी के फॉल्ट से नहीं बचाता है, हमेशा किससे बचाता है वो हमको, सर उपकरण को शॉक यानी उपभोक्ता को शॉक लगने से बनाता है, या फिर जो मरम्मत करता है उससे शॉक लगने से बचाता है। तो बचाव के उद्देश्य से ही लगाया जाएगा। सही है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत परिपथ का प्रेरकत्व प्रतिघात 200 ओम है और आपूर्ति की बारंबारता 2 गुना हो जाए, या क्या कह रहे हैं हम, 2 गुना हो जाती है, तो नई धारिता प्रतिघात कितनी होगी। हमको पता है कि सर जी एक्सल बराबर होता है 2 पाई FL। पहले कितना था, 200 था। अब जब फ्रिक्वेंसी 2 गुनी होगी तो हमारा जो प्रतिघात का मान है वो भी कितना होगा, 2 गुना ही हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर हमारा कितना हो जाएगा आंसर, 400 ओम हो जाएगा। और ये कैपेसिटर बोलता तो ये 100 हो जाता है, क्योंकि उतने ही गुना घट जाती है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है फ्रिक्वेंसी के। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर ओवर एक्साइटेशन सिंक्रोनस फेज मल्टीप्लायर वर्क है। अच्छा, ओवर एक्साइटेड मोड में है, ठीक है। सिंक्रोनस क्या है, ओवर एक्साइटेड मोड में है, ठीक है। तो किसकी तरह काम करता है, तो सर हमारा ये काम करता है शंट कैपेसिटर की तरह। क्योंकि शंट कैपेसिटर का काम क्या होता है, सर पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का या फिर सुधारने का काम होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर भी बोलते हैं। याद रखना, सीरीज कैपेसिटर का काम क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का। शंट रिएक्टर का काम क्या होता है, सर फ्रंट इफेक्ट कम करने का। और सीरीज रिएक्टर का काम क्या होता है, सर शॉर्ट सर्किट करंट को रोकने का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शंट संधारित्र यानी सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में प्रयोग करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। कहाँ गया अगला क्वेश्चन। जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, कोर लॉस, स्ट्रे लॉस, कॉपर लॉस या डाइलेक्ट्रिक लॉस। तो हमको पता है जो हमारी कोर लॉस होती है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मेनली किस पे डिपेंड करती है, कोर हानियों पे करती है, ठीक है। किस पे करती है, कोर हानियों पे करती है, ठीक है। यानी जो कांस्टेंट लॉस होता है उस पे ही करता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कोर हानि हो जाएगी। सही है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में हम क्या करते हैं कि इंसुलेटर मटेरियल का प्रयोग करते हैं। यानी दिग परिवर्तक जब बनाते हैं, हमको पता है कि हार्ड ऑन कॉपर का बनता है, मगर उसके बीच में एक इंसुलेटर डालते हैं। तो वो इंसुलेटर किस चीज़ का बना होता है, तो सर वो इंसुलेटर हमारा होता है माइका का होता है। किसका होता है, 2 कम्यूटेटर के बीच में एक माइका डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था, हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्र स्टार्ट और रन मोटर में सहायक कुंडली श्रेणी में चालित संधारित्र का प्रकार क्या होता है। यानी कैपेसिटर स्टार्ट और रन मोटर में रनिंग कैपेसिटर का जो होता है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ क्या काम करता है, पावर फैक्टर सुधारने का, ओवरलोड कैपेसिटी बढ़ाने का, फ्लक्चुएशन टॉर्क को कम करने का, या इम्प्रूव टॉर्क करने का। तो जो हमेशा अधिकतर प्रयोग होता है सर, ये हमारा जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जुड़ा होता है वो हमेशा पावर फैक्टर बढ़ाने का काम करता है, और जो कांस्टेंट जुड़ा होता है वो रनिंग टॉर्क बढ़ाने का काम करता है। सही है। अब हमको पता है जो ऑक्सिलरी के साथ जुड़ा होता है रनिंग कैपेसिटर होता है, सीरीज होता है। रनिंग कैपेसिटर किसका बना होता है, वो हमेशा पेपर या ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो अधिकतर इलेक्ट्रोलाइट का ही बना होता है। इसको याद रखना, ठीक है। दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े होते हैं। चलो अगला देखते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर किससे बना होता है। देखो पहला तो हिस्टैरिसीस मोटर जो है हिस्टैरिसीस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो इसके लिए हमको ऐसे कोर की आवश्यकता होगी जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस बहुत तगड़ा हो, ठीक है। और हिस्टैरिसीस मोटर एक प्रकार का सिंक्रोनस मोटर है सिंगल फेज का, जिसमें एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती। सही है। तो ये बना किसका होता है, तो क्रोम स्टील का बना होता है, क्योंकि क्रोम स्टील में हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ज़्यादा होता है, और इसी हिस्टैरिसीस लॉस का प्रयोग करके हम टॉर्क उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो 79 का सी सही हो जाएगा। सही है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वितरण प्रणाली अधिक विश्वसनीय है, जिस पर ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, रेडियल, ट्री सिस्टम,
रिंगमैन सिस्टम, ये सभी इक्वली रिलायबल हैं। तो हम जानते हैं कि जो रिंगमैन सिस्टम होता है, रिंग रेडियल नहीं, रिंगमैन क्या होता है, सबसे रिलायबल होता है। थोड़ा महंगा पड़ता है, ठीक है, थोड़ा महंगा होता है, थोड़ा जटिल भी होता है, मगर सबसे विश्वसनीय क्या होता है, यही होता है। क्योंकि आपको एक ही पावर स्टेशन को कई जगह से स्रोत मिलता है, यानी एक ख़राब भी हो जाए तो दूसरे से कंटिन्यू सप्लाई आपको मिलती रहती है, इसलिए रिंगमैन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। एक होता है इंटरकनेक्टेड होता है, वो और भी थोड़ा वो बढ़िया होता है। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 3 स्तरीय संचरण लाइन के लिए ACSR चालक के स्ट्रैंड की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा, 3 स्तरीय 3 लेयर की बनी हुई है, ठीक है, और हमको स्ट्रैंड यानी कितने तार के मिलाकर बने गए होंगे एक ACSR, उसकी गणना करनी है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 19 होती है, ठीक है। इसको याद करना पड़ता है, क्वेश्चन आते हैं तो ये रटना वाला होता है, ठीक है। अब जैसे किस्सा 5 SWG में, ठीक है, 5 एम्पियर फलाना ढिमका, जैसे करंट बहता है ना कि 5 SWG का मतलब कितना mm का तार होता है, उसी तरह ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब याद करने वाला है। कितने लेयर में 19 स्ट्रैंड चालक का प्रयोग करते हैं। सही है। अगला क्वेश्चन है ACSR का मतलब क्या होता है, यानी सिंपल भाषा में फुल फॉर्म पूछा है। तो ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। यानी एल्युमिनियम का चालक बाहर होगा और उसके बीचों बीच क्या होता है, एक स्टील की यानी GI की क्या होती है, एक तार होती है, जो क्या काम करता है, तो उस पूरे चालक को उसका भार सहने और यांत्रिक मजबूती देने में मदद करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, याद रखना। सही है ना। चलो एक होता है CCSR यानी कॉपर कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। अधिकतर हम प्रयोग किसका करते हैं, ACSR का ही करते हैं। चलो अगला देखते हैं। पूछा क्या है कि RLC समानांतर परिपथ में अनुनाद पर शक्ति कितनी होगी। देखो बहुत लोग याद होता है सीरीज के याद की RLC, मगर कभी कभी जब पैरेलल देगा, पैरेलल RLC सर्किट, तो उसमें कितना अनुनाद है इसको बताना है। 0 होता है, 0.08 लैगिंग होता है, 0.8 लीडिंग होता है या इकाई होता है, ठीक है। इतना कम कभी नहीं होगा, ये कट जाएगा, ठीक है। 0 लीडिंग या इकाई लीडिंग में ही कुछ ना कुछ चक्कर फंसेगा। 0 लीडिंग 0.8 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस बोल दिया है। केवल क्या बचा है, हमारा R ही बचा है। अब आगे देखते हैं कि 83 में से जब कटेगा तो हमारा बचेगा क्या सर, इकाई बचेगा, क्योंकि पावर फैक्टर कभी जब प्रतिरोध बचा, क्योंकि प्रतिरोध रेजोनेंस से केवल XL XC कट जाते हैं, केवल R बचता है, और R जहाँ भी बचेगा पावर फैक्टर हमेशा इकाई ही होगी, ठीक है, जिसको यूनिटी बोलते हैं। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रोलाइट लेड एसिड बैटरी यानी शीशा संचायक बैटरी है, और उसका अपेक्षित घनत्व का मान 1.15 से लेकर 1.1 तक घटाया जाता है। तो सेल क्या होगी, चार्ज अवस्था में, डिस्चार्ज अवस्था में, सक्रिय अवस्था में, या दोनों। तो सर ये हमेशा क्या हो जाएगा, अगर 1.18 वोल्ट से नीचे 1.18 का मान अपेक्षित घनत्व का मान उससे कम होता है तो हमेशा डिस्चार्ज अवस्था में होता है। तो 184 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। 1.18 के ऊपर होता है तब थोड़ा सा चार्ज, फिर जब 1.28 होता है तो एकदम फुल्ली चार्ज होता है। सही है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 एम्पियर और कैपेसिटी क्षमता कितनी धारा प्रदान करेगी, यही पूछा है। तो हमको पता है कि सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 85D। क्यों क्या करेगा, 6 एम्पियर की धारा 8 घंटे के लिए देगा। ये बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अधिक एम्पियर पे डिस्चार्ज करोगे तो बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये भी देखो बहुत अधिक एम्पियर पे, ठीक है, डिस्चार्ज करने पे क्या होती है, बहुत बड़ी दिक्कत समझ में आती है, जिससे बैटरी ख़राब भी हो सकती है। और ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो सर 6 एम्पियर 8 घंटे के लिए लेंगे, वो सफिशिएंट होगा, बढ़िया होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो अगला, निकल आयरन सेल का एक्टिव मटेरियल कौन होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या भरा जाता है। तो सर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। निकल हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NiOH या फिर KOH 21% सोल्यूशन, पाउडर आयरन और इट्स ऑक्साइड भी भरे जाते हैं, सभी भरे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। निकल आयरन याद रखना, निकल आयरन को ही एडिशन सेल भी बोलते हैं, कभी कभी पूछता है एडिशन सेल का अन्य नाम क्या है, तो निकल आयरन। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में कौन से डैम्पिंग का प्रयोग होता है, तो ट्रिक बताए हैं, PGIT यानी PMMC हो,
तो एडी करेंट, गैल्वेनोमीटर टाइप हो तो एडी करेंट, इंडक्शन टाइप हो तो एडी करेंट, थर्मल टाइप हो तो एडी करेंट। अब थर्मल में आपके थर्मोकपल और हॉट वायर दोनों आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भंवर धारा अवमंदन। ठीक है, भंवर धारा अवमंदन का प्रयोग करते हैं। चलो, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन, केमिकल इफेक्ट कहाँ प्रयोग करते हैं? तो बच्चों को पता होगा कि सर जी केमिकल है तो एम्पियर आवर में ही होगा, यानी डीसी में प्रयोग होगा। एम्पियर आवर क्योंकि बैटरी में प्रयोग हो जाता है और ये बैटरी में ही केमिकल इफेक्ट प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? जब 3 फेज प्रणाली को जमीन पर नहीं उतारा जाता, यानी ग्राउंड नहीं किया गया है, और यदि सिंगल लाइन ग्राउंड फॉल्ट होता है तो दूसरे दोनों अवस्था फेजों की वोल्टता क्या हो जाएगी? अच्छा, तीनों को ग्राउंड नहीं किया गया, उस पर से एक लाइन क्या हो जाती है? ग्राउंड फॉल्ट हो जाती है। तो अदर जो 2 बचे हैं जो कि कार्य कर रहे हैं, उन पर वोल्टता क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, ओवरऑल जो होता है वोल्टेज का मान दोनों फेजों में बढ़ जाता है, क्योंकि एक तरीके से प्रतिरोध देखिए लोड पे तो कम हो गया है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में प्रतिरोध कम होता जाता है, जिससे वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। सही है ना। चलो, जो बचे हुए 2 उनकी बात हो रही है। इन द केबल, यानी केबल में शीथ का प्रयोग क्यों करते हैं? मॉइस्चर से एंट्री करने के लिए, रोकने के लिए, या यांत्रिक सामर्थ्य देने के लिए, या इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो हमको पता है सर कि शीथ का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि केबल में कोई भी आर्द्रता घुसने से ना पाए। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए हम शीथ का प्रयोग करते हैं। सही है ना। चलो अगला, हाई वोल्टेज जो इनमें से कौन सा वोल्टेज जो है इनमें से कौन सा केबल है जो 132 लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है? हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन, या एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज? तो 91 का डी सही आंसर हो जाएगा, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। ठीक है, याद रखना। और जब 132 के से ऊपर जाएंगे तो एक्स्ट्रा हाई सुपर वोल्टेज हो जाएगा। सही है ना। चलो अगला देखते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर को शुरू करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? डैम्पर वाइंडिंग कहीं लिखा है? हाँ, अवमंदित कुंडलन, यानी डैम्पर वाइंडिंग का ही प्रयोग करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग के रूप में हम डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। ये कभी कभी स्टार्टिंग वाइंडिंग को स्टार्टिंग टॉर्क भी देने का काम करता है, और कभी कभी हंटिंग रोकने का भी काम करता है, यानी दोनों कर सकता है। सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बाबू क्वेश्चन देख रहे हो, अगर लग रहा है कि सर इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पीएसएल में भी, तो सेशन को लाइक शेयर और देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है ना। चलो, और एग्ज़ाम आने वाला है, ये पहले ही बहुत हो चुका है। अच्छा, विद्युत अग्नि में शमन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? पानी का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फोम टाइप का, ये CA2 फायर एक्सटिंग्विशर? तो सर हम CCl4 का ही प्रयोग करेंगे, सबसे बेस्ट होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है तो उसका भी प्रयोग कर लेते हैं, कभी कभी हेलोन का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, याद रखना हेलोन भी इसी में आता है। सही है ना। चलो अगला, क्या बोला है? यदि मोटर की 70 से 80% की तुल्यकालिक गति पर अपकेंद्रित स्विच नहीं खुलता है तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा? शुरुआती कुंडलन का नुकसान होगा, अपकेंद्रित स्विच का नुकसान होगा, चरित कुंडलन अतिभारित होगा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा क्या हो जाएगा? शुरुआती कुंडलिंग को नुकसान होगा, यानी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है हमारी वो जल भी सकती है। ठीक है, अगर 70 से 80% स्पीड के बाद सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुल जाना चाहिए, जिससे ऑक्सिलरी वाइंडिंग अलग हो जाए और मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पे चलता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो ये भी कारण हो सकता है, जरूरी नहीं कि होगा ही होगा, ये भी हो सकता है कि आपकी जो प्राइमरी जो आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जिसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोलते हो वो क्या हो जाए? जल जाए, बुझ जाए। ठीक है, या कट जाए, मर जाए, बिला जाए। चलो अगला, जब एक आयरन पीस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, यानी जब एक लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो क्या होता है? टुकड़े से दूर जाने के लिए बल की चुंबकीय रेखा अपने सामान्य पथ से मुड़ जाएंगी। टुकड़े के अंदर से निकलने के लिए बल की चुंबकीय रेखा अपने सामान्य पथ से मुड़ जाएंगी, या फिर दूर, यानी पहला ऑप्शन है दूर जाने के लिए और पास जाने के लिए।
तीसरा यानी क्या, मान लो तुम मैग्नेट बनाए हो तो हो सकता है कि फ्लक्स ऐसे ऐसे चल जाए, ठीक है, अंदर काटे ही ना। या दूसरी कहानी ये हो सकती है कि अगर ऐसे है तो ऐसे आ रही है तो ये अंदर से होकर जाने लगे, क्या हो सकता है, यही पूछा। और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र अप्रभावित रहेगा, या चौथा है लोहे का टुकड़ा टूट जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये जो होती है अंदर से जाने लगती है, ठीक है। जो बी वाला ऑप्शन बताएं अगला, कि जितने भी हैं तब क्या हो जाएंगे, अंदर से जाने लगेंगे। कहाँ से, अंदर से जाने लगेंगे। यानी टुकड़े के पीस अंदर से निकलने के लिए बल की चुंबकीय रेखा अपने समान पथ से मुड़ जाएंगी। चलो अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई टेस्ला होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, कभी कभी गॉस भी आ सकता है, ठीक है। इसको बी से दिखाते हैं, इसको याद रखना, बी बराबर 5/A होता है। फॉर्मूले कभी कभी सवाल आते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट रिटेन मैग्नेटिक रिदम परमानेंटली। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा सामग्री चुंबकत्व है जो अपने अंदर अस्थायी रूप से चुंबक को नहीं रखता है। सॉफ्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, हार्डन स्टील, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो याद रखना, जो सॉफ्ट आयरन होता है हम हमेशा टेम्पोररी मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। यानी जब तक सर उसको धारा देंगे तब तक वो चुंबक रहेगा, धारा हटाए नहीं, यानी कोई चुंबकत्व बल हटाए नहीं कि वो चुंबक गुण से भी हट जाता है। मगर जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जैसे जिसमें अलनिको का प्रयोग करते हैं, स्टेनलेस स्टील, हार्डन स्टील सब का प्रयोग करते हैं, इसको एक बार चुंबक आप बना देंगे तो बहुत हद तक क्या होता है, अपने अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व रख लेता है, जिससे वो बार बार चुंबक की तरह बिना सप्लाई दिए ही कार्य करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मृदु लोहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए मृदु लोहा सही हो जाएगा, सही है ना। चलो अगला देखते हैं। 98 क्या क्वेश्चन पूछा है, कि इन द ट्रांसफार्मर द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर क्या होता है। यानी ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो देखो कंजर्वेटर का काम यही होता है, ऊपर टंकी बनी होती है, ठीक है। तो होता क्या है, कभी कभी गर्मी में जब मेन टैंक में तेल रखा है, कभी कभी गर्मी में उसका फैलाव होता है, तो उसके फैलाव के लिए उसको जगह चाहिए, जगह नहीं दोगे तो बाहर लीक करने लगेगा। तो जब वो फैलता है तो कंजर्वेटर टैंक में जाके अपने आप को स्थापित कर लेता है। और कभी कभी क्या होता है, जब तेल की कमी होने लगती है तो उसी टैंक से क्या कर लेता है, वो तेल को लेकर काम चलाता रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखो ये लिखा है ना, जब तेल का फैलाव होता है हीटिंग के कारण तो उससे क्या करता है, ट्रांसफार्मर को बचाता है डैमेज होने से, सही ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ कैन बी फाउंड बाई। यानी प्रेरित ईएमएफ की दिशा को किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। पहला है लाप्लास, दूसरा लेंज, तीसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, चौथा किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो देखो इन दोनों में से ही कोई होगा, इतना कन्फर्म है, ए और डी काट देना, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा लेंज ला। देखो याद रखना, कभी कभी दाएं हाथ का भी नियम देता है मगर लेंज ला भी दे देता है, तो तुम ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो इसलिए ऐसा होता है। क्या इसमें कहीं ये लिखा है कि वैद्युत गतिकी के कारण क्या हुआ, जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ, यानी रोटर के घूमने के कारण जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, जो कि जनरेटर में होता है, ठीक है। तो उस केस में हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि बिना गति किए ही क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है। जैसे ट्रांसफार्मर ये सब में बिना गति किए ही सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ हो जाता है, तो उसके लिए हम लेंज नियम का प्रयोग करते हैं, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ना कि सी, ठीक है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इस सेशन का, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। और बाबू सेशन पसंद आया करें तो लाइक शेयर, चलो मान लो लाइक नहीं भी करोगे मगर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लिया करो, ठीक है ना, हमारे लिए काम कर देगा ये। चलो क्वेश्चन क्या पूछा है, फैराडे के विद्युत चुंबक प्रेरकत्व के अनुसार एक चालक में ईएमएफ प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो वो कब ईएमएफ इंड्यूस होगा, कि जब चुंबकीय विभव के लंबवत होता है, या चुंबकीय क्षेत्र में होता है, या चुंबकीय विभव को काटता है, या चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर दिशा में होता है। देखो समानांतर दिशा में हो जाएगा तो वोल्टेज तो एकदम ही शून्य हो जाएगा, तो बात करना मत। लंबवत में क्या होता है, एकदम अधिकतम होता है, चुंबकीय क्षेत्र में होना चाहिए। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, रखने से नहीं होता है, अभिवाह यानी फ्लक्स कटना चाहिए। फ्लक्स कितना तेज़ी से कट रहा है ये मैटर करता है। तुम 5000 फ्लक्स लाओ मगर काट नहीं रहे हो तो कोई ईएमएफ नहीं होगा। और हम 50 फ्लक्स लेके जा रहे हैं मगर समय के साथ उसको बार बार परिवर्तित करें तो उस चालक में ईएमएफ बन जाएगा। तो सर d∅dt होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए d∅dt होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बोलते हैं सर जी चुंबकीय अभिवाह का घटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 200 का सी सही हो जाएगा, सही है। तो आई होप बाबू सेशन पसंद आया होगा, और सेशन पसंद है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी
वेरी बेस्ट।